हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 664 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 665 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी नई दिशा प्रदान की विवेचना कीजिए। आपने उत्तर लिखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आत्मदीपो भवा, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो के विचार के साथ बुद्ध के ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर, चुनौती ऐसे नहीं लिखा रहता है, चुनौती ऐसे लिखा रहता है, चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान किया। फिर आपने यहाँ पे लिखा है समस्याएं, वर्गीय समानता, कर्मकांड, परलोकवाद, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, जाति प्रथा ऐसे लिखा रहता है, निम्न वर्ग की दयनीयता की स्थिति, अतिवादी व्यवहार, आर्थिक संकट। उपयुक्त समस्याओं को बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग, संवेदनशीलता, इहलोकवाद तथा इहलोकवाद और अहंकार मुक्ति जैसे विचारों से व्यवहारिक समाधान करने का कुछ हद तक, यहाँ पे व्यवहारिक ऐसे लिखा जाएगा, व्यवहारिक, ठीक है, समाधान करने का कुछ हद तक सफलतम प्रयास किया, जैसे कि व्यवहारिक समाधान, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक समाधान, धार्मिक आडंबरों का खंडन, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कर्म को आधार बनाना, अहिंसा के विचार से सद्भावना को बढ़ावा, शिक्षा का माध्यम आमजन की भाषा को बनाना, जाति प्रथा का खंडन, जाति प्रथा ऐसे लिखिए। बुद्ध के इन्हीं विचारों के चलते हमें आगे चलकर भारतीय कला और संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के अशोक महान, मौर्योत्तरकालीन कनिष्क व अन्य शासकों और गुप्तकालीन धर्मपाल आदि महान शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें अशोक स्तंभ, चैत्य स्तूप, बिहार, सारनाथ, सांची, भरहुत अभिलेखों में देखने को मिलता है। उनके विचार उनकी महापरिनिर्वाण के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात भी हमारे समाज में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और महान राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने बुद्ध की शिक्षाओं की महत्ता को स्वीकारते हुए पंचशील का सिद्धांत दिया था। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करते समय कहा था कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया और दुनिया ने युद्ध। देखो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करिए। निष्कर्ष पे तो आप सही आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए। क्या मॉडिफाई आपको करना है कि जो आपने ये बताया ना, व्यवहारिक समाधान और समस्या, इसको थोड़ा सा भाषा शैली में ग्रंथित करिए। भाषा शैली में ग्रंथित करने का मतलब, जब आपने यहाँ पे समस्याएं बता दी, इन्हीं को आप विश्लेषण करिए कि कैसे व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया और उस व्यवहारिक समाधान के पीछे और किन कारकों ने अपना अहम रोल प्रदान किया। ठीक है ना, ये भी बताइए, क्योंकि जब होता है ना कि जब समाधान की बात आती है तो समाधान सभी देते हैं, लेकिन अपनाता कौन है? क्या उस समय का एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका था कि उनके द्वारा दिए गए समाधान को लोग अपनाने लगे, या फिर उस समय का एनवायरनमेंट ही काफ़ी जटिल था? तो आप देखते हैं कि उस समय का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा कि बुद्ध की शिक्षाएं थीं। मतलब कि लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, लोहे की फाल से हल बने, जिसने भूमि की उर्वरता को बढ़ाया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, अधिशेष बढ़ा, शिल्प उद्योग बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। तो व्यापारियों को जरूरत थी एक ऐसे धर्म की जो सहज हो, जहाँ पर सूद की प्रथा अलाउ हो, जहाँ पर एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की परमिशन हो, यानी कि समुद्र पारी यात्रा आसान हो। ठीक है, महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन हो। अहिंसा का विचार इसलिए दिया ताकि जो बैल जिनको मार दिया जाता था, जिनकी बलि चढ़ा दी जाती थी, उन बैलों को रोका जाए।
उनकी बैलों की बलि होने से रोका जाए। और जब बैलों की बलि रुकेगी तो उससे न केवल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें ट्रैक्टर तो था नहीं, तो इसलिए बैलों की संख्या बहुत ज़रूरी हो गई थी। और बैलों की संख्या के साथ साथ क्या हुआ कि अन्य जानवर जब बचने लगे तो उससे कृषि के इतर जो अलग डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दुग्ध वगैरह, उनको भी बढ़ावा मिला। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे कि उस समय डेयरी प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा करता है? महिलाएं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यापार है वो पुरुष करेंगे तो महिलाओं का भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा, तो महिलाओं को भी समानता मिलेगी। इस चीज़ को विश्लेषित करना है आपको, इन्हीं चीज़ों को तो आपको बताना है कि बुद्ध के धर्म ने मतलब किस, या बुद्ध की शिक्षाओं ने किस तरीके से लोगों के व्यवहार को उस समय की इकोनॉमी से जोड़ दिया, उस समय के समाज से जोड़ दिया। कर्मकांड होते थे, कर्मकांड क्या करते थे? जंगलों की सफाई करते थे, जंगल कटने लगे थे, पेड़ समाप्त होने लगे थे, तो इन्वायरमेंट का लॉस होने लगा, तो इन्वायरमेंट को उन्होंने बचाया। ठीक है, बुद्ध ने अपना एक संघ बनाया, डेमोक्रेटिक संघ, जिसमें सबको आने की परमिशन थी, लेकिन चोर ऋणी जैसे लोगों को परमिशन नहीं थी, है ना। जो चोर टाइप के होते थे उनको रोका जाता था, जो कर्जदार होते थे, जो कर्ज लेकर बैठे होते थे, उनको रोका जाता था। मतलब भ्रष्टाचार के प्रति अंकुश था उनका। ठीक है, परलोक में क्या होगा ये बात अलग है, इहलोक में आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी होता है ना कि लोग परलोक के लिए काम करते हैं, इहलोक में मानव सेवा नहीं करेंगे, 56 भोग भगवान को लगा आएंगे और भगवान के नाम पर हजारों लाखों रुपए लॉस कर देंगे, लेकिन पड़ोसी अगर भूख से मर रहा है तो उसको 5 रुपए भी नहीं देंगे। तो इस चीज को व्यवहारिक समाधान दिया। बुद्ध ने कहा कि आप दूसरों के ज्ञान पर निर्भर न रहो, बल्कि खुद के ज्ञान के अंदर का प्रकाश जागृत करो। अर्थात उन्होंने आत्मदीपो भव की अवधारणा दी, जो कि हम आप सबको बताते हैं कि आप सब में अद्भुत और अदम्य ज्ञान है, अनंत संभावनाएं हैं, खुद के अंदर को निकालो। इधर उधर के कोचिंग संस्थान के नोट्स, टीचर, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो है आपके अंदर सब है, ये सारे वर्ड सब कुछ है, उसको निकालो। और जब आप उसको निकालोगे तो बेहतर से बेहतर हो जाओगे। तो आप वैसे बताइए, और जब आप ऐसे बता रहे होंगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें थीं, तब आप यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि बुद्ध के समय तक तो ये सब व्यवस्थाएं बनी रहीं, समाधान भी ये सही हो गए। ठीक है, कला स्थापत्य में नई नई प्रगति देखने को मिली। क्या मिली कि स्थापत्य निर्माण होने लगा, बड़ी बड़ी भव्य पशुओं की मूर्तियां बनने लगी, अभिलेख बनने लगे, स्तूप बनने लगे, चैत्य बनने लगे, विहार बनने लगे, और पहली बार मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। और मूर्तियां किस रूप में? गांधार और मथुरा कला में, अमरावती रूप में। ठीक है, और यही चीजें आगे चलकर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायक हुई। ठीक, और इन्होंने ही आगे चलकर आप बताइए कि इसमें तंत्रवाद के समावेशन से बुद्ध की प्रासंगिकता में कमी आने लगी। दोनों पक्ष बता दो कि समाधान तो दिए, लेकिन बाद में खुद बौद्ध धर्म बुद्ध के जाने के बाद उन मानवीय समस्याओं में अपने आप को जोड़ लिया, मतलब खुद ही उन समस्याओं को उत्पन्न करने लगा। जैसे बाद में आप देखते हो ना कि महायान और हीनयान के बाद उसमें तंत्रवाद आ जाता है, वज्रयान जिसको बोलते हैं, उसमें वो सभी मतलब पाखंडपन के और आडंबर के, जादू टोना, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें वो सब आ जाती हैं, भौतिकतावादी विलासिता आ जाती है। हीनयान महायान का डिवाइडेशन सिर्फ इसीलिए हो जाता है। तो आप इसको भी बता दें, क्लियर, यानी कि एग्जाम, क्योंकि वर्ड यहाँ पे विवेचना है कि दोनों ने किस हद तक वो किया। और स्थापत्य की और कला की तो आप बातें बता ही देंगे कि किस तरीके से आगे तक संरक्षण मिलता रहा, भारत में स्थापत्य को बढ़ावा दिया। ठीक है, आज भी कई सारी चीज़ें ऐसी विद्यमान हैं, किंतु कुछ भी हो, फिर आप आइए निष्कर्ष पे। जब आप ये बता देंगे कि लास्ट में वज्रयान कैसे आ गया, फिर आप बताइए कि फिर भी कुछ भी हो, आज भी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं। और ये बात इस बात से भी स्पष्ट होती है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बुद्ध की शिक्षाओं को ही आधार बनाते हुए, अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले ही आप गांधी को लीजिए कि बुद्ध की तरह ही अंतिम जन की अवधारणा पर आधारित गांधी जी ने भी अंतिम जन का विचार दिया, और साथ ही बुद्ध के विचारों से ही प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया। और हाल ही में भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
आप बता दीजिए कि किस तरीके से यूएन में संबोधन किया गया कि दुनिया को भारत ने बुद्ध दिया और दुनिया ने युद्ध दिया। ठीक है, अतः बुद्ध की व्यवहारिक समस्याओं से आज की नैतिक अनैतिक समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर भारत को अपने कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसे आप बता दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना, जैसे आपने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है ना, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ये सबको पता है, प्रथम प्रधानमंत्री ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और महान राष्ट्रीय नेता, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिर्फ बता दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ही पंचशील सिद्धांत को अपनाया। तो वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूएन में, अब संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे आप लोग लिखते हो ना, तो ये वर्ड की स्पीड को कम करता है। आप यूएन लिख दो, यूएन सब मानते हैं। ठीक है, और यूएन को आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। कुछ चीज़ें हैं आगे हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे आप लोग उत्तर लेखन करते रहेंगे ना, तो अभी हम बहुत चीज़ें हम चाहते हैं आपको बताना, लेकिन वही होता है ना, एक साथ सब बता देंगे तो गचपच हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना बताते रहते हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि 150 शब्दों को कैसे आपको 6 मिनट में लिखना होगा, कैसे वर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं हम। जैसे संयुक्त राष्ट्र हैं, ये 2 वर्ड हैं, हमने इनको यूएन लिख दिया। अब इतनी देर में आप राष्ट्र से भी आधे समय में यूएन लिख गया, तो सोचो संयुक्त का समय बचा ना हमारे पास। तो ये चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको करिए, इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से लिखिए, तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जब टाइमलाइन बताएं तो इतना डिटेल लंबी टाइमलाइन ना दें, आप यहीं पे बता दे जाएं कि अशोक के द्वारा बनवाए गए अशोक अभिलेख, ठीक है, वहीं मौर्योत्तरकालीन कुषाणों के द्वारा गांधार कला व मथुरा कला तथा अन्य शासकों के द्वारा कई प्रकार के भव्य मंदिर, विहार, चैत्यों का निर्माण, ऐसे आप बता दीजिए। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं, समझ गए? तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अजंता एलोरा आपने नहीं लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो उसका भी जिक्र कर दीजिए, काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। व्यवहारिक समाधान ऐसे मत बताइए, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा धार्मिक आडंबरों का खंडन कैसे खंडन किया, ये बताइए ना, मध्यम मार्ग को अपनाकर, मध्यम प्रतिपदा को अपनाकर। ठीक है, तो ऐसे आप जब बताएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और आपके उत्तर में वो तारतम्यता आ जाएगी जो आनी चाहिए। ठीक है, और इन जो वोकेबलरी आपकी जो गलत हुई हैं, इन सब को यहीं साइड में लिख लो और इनको कोशिश ये करो कि अपने डेस्क के सामने एक पेज में भी लिख लो कि इन फ्यूचर जब आप कभी जाति प्रथा लिखें तो ऐसे लिखें, व्यवहारिक ऐसे लिखें, चुनौती ऐसे लिखें, तभी धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।